खंडवा से ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने चौथी बार जन आशीर्वाद यात्रा को रवाना किया है। आगे बात करेंगे कुछ और खबरों की। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण मुरली की तान छेड़ते थे तो गायें झूम उठती थी। ग्वालियर में यही कमाल हो रहा है। यहां मुरली की तान से गायों का इलाज किया जा रहा है। खास रिपोर्ट देखिए। मुरली की तान बांसुरी बनी वरदान, हर दुख का निदान, गौ माता को जीवन दान। द्वापर में जब भगवान कृष्ण मुरली की तान छेड़ते थे तो गायें दौड़ी चली आती थी। मुरली की मधुर तान आज भी गायों को जीवन दान दे रही है। ग्वालियर नगर निगम की आदर्श गौशाला में मुरली की तान से बीमार और घायल गायों का इलाज किया जाता है। मुरली की तान का कमाल ऐसा है कि मरणासन्न गाय भी अपने पैरों पर खड़ी हो जाती हैं। गौशाला में करीब 9000 से ज्यादा गौवंश हैं। यहाँ रोज बीमार और घायल गायें आती हैं, जिन्हें मुरली की तान से नई जिंदगी दी जाती है। इन गायों का गौशाला स्थित औषधालय में इलाज किया जाता है। जहां डॉक्टर तो गायों का इलाज करते हैं, म्यूजिक थेरेपी का भी इस्तेमाल होता है। गौशाला में साधक आते हैं और इलाज के दौरान इन गायों को मुरली की धुन सुनाते हैं। गौशाला के प्रबंधक संत का कहना है कि मुरली की धुन से गायों को बहुत लाभ होता है। उनका दावा है कि 60% से ज्यादा गायें मुरली की धुन और इलाज से ठीक होकर अपने पैरों पर खड़ी हो जाती हैं। यह आदर्श गौशाला है जहां पे 2 एम्बुलेंस के माध्यम से शहर के बीमार घायल गौवंश को लाया जाता है और यहां पे मार्मिकता पूर्वक इनकी सेवा की जाती है। जो मुरली के माध्यम से जो मंत्रवत सामवेदीय संगीत है उनको सुनाया जाता है और जो इनको मेडिसिन दिए जाते हैं वह विशेष कारगर होता है। तो यह एक प्रकार की जो हीलिंग थेरेपी है, जो प्राचीन विधा है, उस प्राचीन विधा का यहाँ पे जो हमारे कृत्य हैं, पॉलिथीन वाली गायें हैं, एक्सीडेंटल गायें हैं, रोड पे जो निराश्रित छोड़ दी गायें हैं, वैसे गायों की सेवा बांसुरी की धुन के माध्यम से, मुरली की धुन के माध्यम से, एक ध्वनि संगीत के माध्यम से, एक ध्वनि विद्या के माध्यम से, दवा के माध्यम से यहाँ पे सेवा की जाती है। गौशाला में रोज करीब 10 गाय बाहर से आती हैं। इनमें से आधी गायों की हालत गंभीर होती है। इनके इलाज के लिए नगर निगम की डॉक्टरों की टीम भी आती है। गायों की देखरेख के लिए सेवादार भी गौशाला पहुंचते हैं। इनका कहना है कि जब भगवान कृष्ण गाय को मुरली सुनाते थे तब वो झूम उठती थी। यहाँ भी बांसुरी की धुन ही कमाल दिखाती है। ये वैदिक रीतियां चली आ रही हैं, जो इससे श्री कृष्ण के समय में ही कहते थे कि हाँ भाई ऐसा होता है कि बांसुरी सुनाने से गायों को बहुत अच्छा लगता है और उससे इलाज में आराम मिलता है। उनको दवा दारू भी चल रही है और इससे बांसुरी से इलाज होता है, वो बराबर चलता है। मुरली की तान गायों के हर दुख का निदान कर देती है, गौ माता को जीवन दान देती है। ये म्यूजिक थेरेपी किसी चमत्कार से कम नहीं है। गौशाला में आने वाली गायों के लिए ये वरदान से कम नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए ग्वालियर से सुशील कौशिक की रिपोर्ट। और अब बात करेंगे धार जिले की, जहां पर एक पिता जल्लाद बन गया। तंत्र मंत्र के चक्कर में उसने अपने ही बेटे का कातिल बनना कबूल कर लिया। अपने 1.5 साल के बेटे को ऐसी मौत दी कि कलेजा कांप उठे। देखिए। एक पिता के लिए अपनी संतान से बढ़कर और क्या हो सकता है, लेकिन धार में एक बाप जल्लाद बन गया। अपने 1.5 साल के मासूम बेटे को उसने ऐसी मौत दी, इसके बारे में जान पत्थरों का भी कलेजा कांप उठे। अपने बेटे को उसने पटक पटक कर मार डाला। उसने बताया कि वह अंदर अपने बच्चे को उठा पटक के मार रहा है और अंदर से शटर लगा लिए, अंदर से घुसने की जगह नहीं। फिर मैं और CSP साहब और हमारा पूरा पुलिस बल यहाँ पर आया। हम 10-12-15 लोग आए तो वह बच्चे को पटक के मार रहा था। दिल दहला देने वाली एक घटना घाटा बिल्लौद की। लेकिन एक बाप क्यों हैवान बन गया? 1.5 साल के मासूम की क्यों उसने इतनी बेरहमी से हत्या कर दी? इसकी वजह जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। उमेश परिहार नाम के शख्स ने तंत्र मंत्र के चक्कर में अपने ही बेटे की बलि चढ़ा दी। पुलिस के मुताबिक आरोपी उज्जैन जाता था, जहां वो तंत्र मंत्र में किसी आश्रम से जुड़ा हुआ था। वहां से लौटने के बाद उसने मंदिर के पास भभूत उड़ाई और फिर घर में पानी छिड़का, भभूत उड़ाई, अपने घर वालों की पिटाई की और उसके बाद उसने इस घटना को अंजाम दिया। उज्जैन जाता था, कोई आश्रम से जुड़ा हुआ था, किसी तंत्र मंत्र के आश्रम से कह सकते हैं। तो वहाँ से सुबह लौटा था तो पहले उसने यहाँ मंदिर के पास में भभूत उड़ाई, फिर घर में आके सबके ऊपर पानी छिड़का, फिर भभूत उनके ऊपर भी भभूत उड़ाई।
घर वालों ने विरोध किया कि क्या कर रहा है, तो उनको इशारे से चुप रहने का बोल दिया। फिर सामान पटकने लगा घर का, पिताजी ने मना किया तो उनको भी मारा, पत्नी को भी मारा। बच्चे स्कूल गए हुए थे, एक बच्चा 1.5 वर्ष का अंदर सो रहा था, तो उसने शटर लगा लिया। उसके बाद फिर ये जो घटना जो मैंने बताई, उस घटना को उसने अंजाम दिया। तंत्र मंत्र के चक्कर में एक बाप दरिंदा बन गया। पिता अपने ही बेटे की इतनी बेरहमी से हत्या कर दे, ये घटना हैरान कर देने वाली है। पुलिस ने बेरहम बाप को गिरफ्तार कर लिया है। न्यूज़ 18 के लिए धार से नवीन मेहर की रिपोर्ट। तो धार की घटना आप देखिए, दिल दहला देने वाली पूरी वारदात। पिता किस तरह से निर्मम तरीके से अपने ही बेटे की 1.5 वर्ष के बेटे की हत्या कर देता है। तंत्र मंत्र के चलते ये सब होना पाया गया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तफ्तीश में पुलिस की तमाम टीमें जुटी हुई हैं। ये भी पता लगाने की कोशिश के परिजन उस वक्त क्या कर रहे थे। साथ ही साथ जो विवाद सामने आया है, इसे लेकर किस आश्रम से जुड़ा था, ये भी पता लगाने की कोशिश पुलिस की तरफ से लगातार की जा रही है। लेकिन एक ऐसी घटना जिस पर मनोदशा को लेकर जरूर सवाल खड़े होते हैं। तो तंत्र मंत्र के चक्कर में पिता कातिल बन गया। और अब बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिन्होंने मनी कंट्रोल को दिए गए एक विशेष इंटरव्यू में कहा है कि G20 के लिए भारत के एजेंडे का पूरी दुनिया में स्वागत किया गया है। दुनिया जानती थी कि भारत ग्लोबल मुद्दों का समाधान खोजने में मदद करने के लिए अपना सक्रिय और सकारात्मक दृष्टिकोण पेश करेगा। इसी सप्ताह नई दिल्ली में होने वाली G20 शिखर सम्मेलन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि हमने पिछले 9 वर्षों में अपने देश में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसी दृष्टिकोण का पालन किया है। इसी नजरिए से पूरे देश को प्रगति के लिए एक साथ लाने और समाज के अंतिम पायदान तक विकास का फल पहुंचाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। आज इस मॉडल की सफलता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान मिल रही है। वैश्विक संबंधों में भी उन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि यही हमारा मार्गदर्शक सिद्धांत है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि 2014 में कोई भी मोदी को जानता नहीं था, फिर भी उन्होंने इतने बड़े जनादेश के साथ वोट किया। 10 साल बाद उन्होंने हर जगह थोड़ा थोड़ा मोदी देखा है। चंद्रयान मिशन में, मेरे हाल की अमेरिका यात्रा में। जब वे मुझे अच्छी तरह से जानते हैं तो मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि लोग फिर से सही चुनाव करेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि उन्हें उन लोगों से दिक्कत है जो सोचते हैं कि दिल्ली हिंदुस्तान है। प्रधानमंत्री ने इस बातचीत में आगे कहा कि भारत के पक्ष में जो बात काम कर रही है वो ये है कि देश विकासशील दुनिया के हितों को आगे बढ़ा रहा है, जिसमें अफ्रीकी संघ के देशों जैसे G20 में प्रतिनिधित्व नहीं करने वाले देशों के हित भी शामिल हैं। मोदी ने यह भी कहा कि शायद G20 के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब विकासशील दुनिया की तिकड़ी इंडोनेशिया, भारत, ब्राजील का जिक्र, जिसमें ये टिकड़ी ऐसे महत्वपूर्ण समय में विकासशील दुनिया की आवाज को बदल सकती है, बुलंद कर सकती है। इनफैक्ट जब दुनिया में जियोपॉलिटिकल तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। तमाम बड़ी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इस इंटरव्यू के जरिए स्पष्ट की गई हैं। मनी कंट्रोल को उनकी तरफ से ये बड़ा इंटरव्यू, पहला डिजिटल इंटरव्यू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिसमें न सिर्फ आर्थिक पहलू पर बातचीत बल्कि G20 का भी जिक्र, समाज के लोगों का भी जिक्र, हर स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बात रखी है। तो पीएम मोदी की तरफ से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, जिसके जरिए तमाम बड़े विषयों को लेकर उनकी तरफ से बातचीत, G20 समिट को लेकर भी तमाम जिक्र, आने वाले समय में क्या रणनीति रहने वाली है केंद्र सरकार की, इस पर भी फोकस किया है। और बीते दिनों में जो कदम उठाए हैं गरीबी, बेरोजगारी हटाने के लिए, उसका भी जिक्र प्रधानमंत्री लगातार इस इंटरव्यू में करते रहे। हर देशवासी की नजर इस इंटरव्यू पर इसलिए भी क्योंकि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री क्या सोचते हैं, ये भी आपको आसानी से समझ आएगा इस इंटरव्यू के जरिए। आने वाले समय में अगर आप केंद्र में बीजेपी की सरकार को चुनते हैं तो किस तरह की रणनीति आगामी दिनों में देश को अग्रसर करने के लिए रखी गई है, ये भी बहुत अच्छे से पीएम ने इस इंटरव्यू के जरिए समझाया है। moneycontrol.com पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस पूरे इंटरव्यू को आप देख सकते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेटवर्क 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी को दिए गए इस इंटरव्यू पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास ने कहा है
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकाल एक बार ईमान और इंसाफ का रहा है। तमाम संकटों के बावजूद भी हमारी अर्थव्यवस्था स्थिर रही है। ये नेतृत्व की क्षमता को दर्शाता है। थे बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी, उनसे हम बात करते हैं। सर, जिस तरह से मनी कंट्रोल के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल जोशी को साफ तौर पे कहा है कि देश में जो है वो फ्री भी नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि इस तरह की राजनीति भी नहीं करनी चाहिए। इन 2 दशकों का नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल था, उससे पहले अगर आप 2014 से पहले देखें तो उस दौरे तरक्की के अंदाज निराले थे, चौतरफा करप्शन था, रोड घोटाले थे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने ईमान, इकबाल और इंसाफ की ताकत से उस विरासत को ध्वस्त करके और विकास का रास्ता जो है वो मजबूती के साथ किया, और इसी का नतीजा है कि दुनिया के तमाम संकटों और कंटकों को पछाड़ते हुए भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई, वहीं आज देश जो है वो हर क्षेत्र में दिन दूना रात चौगुना तरक्की कर रहा है। सर, यही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह भी कहना था कि भारत जो है वो विकासशील देशों के साथ है और G20 में भी महत्वपूर्ण भूमिका की बात उन्होंने की है। देखिए, जो बात प्रधानमंत्री जी ने राहुल जोशी के इंटरव्यू में कही है वो एक बात आपको समझना होगा। G20 तो तमाम दुनिया के तमाम देशों में होता है, जो कई विपक्ष के लोग कहते हैं साहब ये तो रोटेशन में होता है। हाँ, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने G20 का जो जितना रूप जो है वो एक भव्य रूप कर दिया है, वो आने वाले जो और देश G20 करेंगे उनके लिए एक चुनौती रहेगी। आज हमारे लिए G20 यहां पर उत्सव के तरह रहा। कोई ऐसा देश का हिस्सा नहीं जहां पर G20 की ग्रुप्स की मीटिंग ना चल रही हो। पूरा देश जो है वो G20 की मीटिंग का, G20 के इस उत्सव का हिस्सेदार, भागीदार रहा और साक्षी रहा। ये अपने आप में बहुत बड़ा परिवर्तन है, इसलिए सभी देशवासी गर्वान्वित हैं। और पीएम के इस इंटरव्यू पर प्रतिक्रिया देते हुए बीएसपी सांसद मलूक नागर ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि G20 की अध्यक्षता करना गौरव की बात है। देश तेजी से आगे बढ़ भी रहा है, लेकिन विपक्ष के कई नेता, खासकर कांग्रेस, जबरदस्ती हर बात पर विरोध करती है। इससे जनता के बीच अच्छा संदेश नहीं जाता है। सुनिए। बातचीत करने के लिए हैं बसपा के बिजनौर से सांसद मलूक नागर जी। सर, प्रधानमंत्री ने मनी कंट्रोल को इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा कि आज भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है, पूरी दुनिया में एक बड़ा संदेश जा रहा है, भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, पूरी दुनिया भारत की तरफ उम्मीद से देख रही है कि पूरी दुनिया के जो महत्वपूर्ण देश हैं उनमें G20 का होता रहता है और हमारे देश में भी आना था और हमारा देश अध्यक्षता कर रहा है। ये गौरव की बात है और अच्छे ढंग से किया जा रहा है, ये भी बहुत अच्छी बात है। दूसरी तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये सच बात है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था जो चौथे और पांचवें पे जो फ्लक्चुएट कर रही थी, अब तीसरे नंबर की तरफ पहुंच गई है और इससे उम्मीद होने लगी है कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हमारी हो सकती है, तेजी से उधर बढ़ रही है। पर हम जो हमारे साथी विपक्ष के लोग हैं, अगर सही बात को अप्रिशिएट करेंगे तो लोग देख रहे हैं, लोगों को लगेगा कि यार ये सही बात कर रहे हैं। और सरकार की अगर कमियां और खामियां पार्लियामेंट में निकालेंगे तो लोगों को लगेगा ये सही बात कह रहे हैं, तो विपक्ष मजबूत होगा। और अगर बगैर मतलब की अब जब चौथे और पांचवें पे फ्लक्चुएट करती हुई तीसरे पे जा रही है और इसमें भी हमारे विपक्षी साथी जो गठबंधन, महागठबंधन बना रहे हैं, इसमें भी कमी निकालेंगे तो देखने वाले लोगों को लगेगा ये तो बगैर मतलब के खिलाफत। आगे बढ़ते रायगढ़ से अगली बड़ी खबर आपको बताएं। 14 और 28 सितंबर को छत्तीसगढ़ के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं। 14 सितंबर की अगर पहले बात करें तो रायगढ़ पहुंचेंगे और 28 सितंबर को बिलासपुर पहुंचेंगे। पीएम के दौरे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि 14 सितंबर को पीएम रायगढ़ में कई सारे कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। लोकार्पण और शिलान्यास के साथ सभा को भी संबोधित करेंगे। 28 सितंबर की अगर बात करें तो बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के समापन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शामिल होने की जानकारी सामने आई। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।